हेलो गाइस। तो हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम देख रहे थे सेकंड चैप्टर जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एम लक्ष्मीकांत सर की सेवेंथ जो लेटेस्ट एडिशन है पॉलिटी की, वो वाली सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसके सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे हम। राइट। तो हमने जैसा कि पहले देख चुके हैं, हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो वेरियस सब टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, जिसमें था फर्स्ट डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। किस तरीके से कि कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जिन्होंने डिमांड रेस की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिनके अंदर एम एन रॉय 1934 के अंदर उन्होंने डिमांड पुट फॉरवर्ड की थी। फिर 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर पास किया था। साथ ही साथ 1940s के अंदर अगस्त ऑफर के थ्रू जो ब्रिटेन ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें इस ऑफ़र को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था। इसी के साथ साथ हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी उसके कंपोजिशंस क्या क्या थे, कितनी सीटें थी, कितनी सीटें प्रिंसले स्टेट से थी, कितनी जो उनकी गवर्नर की प्रोविंस से थी, कितनी हाई कमिश्नर से थी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इलेक्शंस हुए थे जुलाई अगस्त 1946 के, उसके अंदर कितनी सीटें वॉन की थी, जैसे 208। फिर मुस्लिम लीग ने कितनी वॉन की थी और उसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी। SC ST वुमेन, है ना, डिप्रेस क्लास, सभी की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती थी। एक्सेप्शन था महात्मा गांधी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे। राइट। उसके बाद देखा हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे कर रहा था। डन। कि उसकी फ़र्स्ट मीटिंग जो देखने को मिली थी हमें दिसंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग जो देखने को मिली थी वो हमें दिसंबर 9 1946 के अंदर देखने को मिली थी। मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था क्योंकि सेपरेट स्टेट की मांग के कारण पाकिस्तान, है ना। साथ ही साथ हमने देखा था कि कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। और साथ ही साथ दो वाइस प्रेसिडेंट देखे थे हमने, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। राइट। और बिफोर दैट टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू ने पास किया था दिसंबर 13 1946 के अंदर, जिसके अंदर बताया गया कि वो शुड बी देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न देखे थे जो कि प्रीएम्बल के अंदर भी ऐड किए गए। यहीं से, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये सारे प्रोविज़न्स लिए गए। फिर हमने देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के क्या क्या चेंजेस थे जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर किए गए थे इस इंडिपेंडेंट एक्ट्स के थ्रू, है ना, कि फुल्ली सोवरन बॉडी बना दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया था एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट। साथ ही साथ जो असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो कम देखने को मिली थी, जैसे मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और साथ ही साथ जो प्रिंसले स्टेट थे उनमें से भी बहुत से, जैसे कि 70 सीट हो गई थी 93 से रिड्यूस होके। डन। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे कि नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग कब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर हमने कमिटीज़ भी देखी थी, मेजर 8 कमिटीज़ हो गया, माइनर 13 कमिटीज़ थी, जिनके चेयरमैन कौन कौन थे, वो सारी चीज़ें भी देखी थी हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी मानी जाती है, जिसके 7 मेंबर्स थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे चेयरमैन माने जाते हैं। तो ये भी चीज़ें हम देख चुके। राइट। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इसी चैप्टर का टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनेक्ट का मतलब क्या होता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको बनाने के लिए एक बॉडी जो है ना, वो प्रॉपर बॉडी एडॉप्ट की गई होती है, अपॉइंट की गई होती है, और वो बॉडी जो है ना टाइम टू टाइम ड्राफ्ट्स और वेरियस प्रोविजंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करती है। बट इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जिसके लिए ना कोई ऐसी फिक्स बॉडी बनाई गई है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना, और ना ही कोई फिक्स डॉक्यूमेंट है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो होता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन वो इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके लिए ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, है ना ही वो एक रिटर्न फॉर्मेट में, एक बुकिश फॉर्मेट में, कोडेड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, USA का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये क्या इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। इनको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी
और उसने प्रॉपर ड्राफ्ट किया है और एक कोडेड और बुकिश फॉर्म में देखने को मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाई गई, कौन कौन उसके कंपोजिशन थे, है ना, कौन कौन सी कमेटियाँ थी, हम देखते हैं उसको इनेक्ट कैसे किया गया था। तो इनेक्ट करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर रखा, और वो फाइनल ड्राफ्ट रखा था नवंबर 4 1948 को। डन। तो अब फाइनल ड्राफ्ट जैसे ही फर्स्ट टाइम रखा तो उसकी फर्स्ट रीडिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट रीडिंग जैसी रखी तो उसके ऊपर क्या हुआ, 4 से 5 दिन जो असेंबली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके अंदर जनरल डिस्कशन देखने को मिलता है 4 से 5 दिन, राइट, फर्स्ट रीडिंग के तहत। अब जनरल डिस्कशन होने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशंस होते हैं, फिर सेकेंड ड्राफ्ट आता है। सेकेंड ड्राफ्ट उसको रखा जाता है कुछ दिनों बाद, जैसे कि 15 नवंबर 1948 के अंदर सेकेंड ड्राफ्ट रखा जाता है, राइट, 15 नवंबर को रखा जाता है, जो कि एंड होता है अक्टूबर 17 1949 के। अब ये जो ड्यूरेशन होती है ना, ड्यूरेशन हमें देखने को मिलती है 1948 से 49 की ड्यूरेशन सेकेंड ड्राफ्ट की। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें कि बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, जैसे कि 7653 जैसे अमेंडमेंट जो है ना प्रपोज किए जाते हैं, जिसमें से 2473 जैसे एक्चुअल डिस्कस किए जाते हैं। देख रहे हैं सेकेंड ड्राफ्ट के अंदर अमेंडमेंट्स भी किए गए बहुत सारे। साथ ही साथ ये अमेंडमेंट्स करने के बाद सब्सिक्वेंटली थर्ड रीडिंग देखने को मिलती है, जो कि नवंबर 14 1949 को देखने को मिलती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इसके थ्रू एक मोशंस भी भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, पारित करते हैं, है ना, फ्लोर पे रखते हैं। और वो मोशंस को बोला जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, है ना, उसको पास रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये जो पास की गई मोशंस हैं इसको पास डिक्लेयर किया जाता है ऑन नवंबर 26 1949 को। इसको हम थर्ड रीडिंग भी बोलते हैं। डन। तो ये देखा हमने किस तरीके से इनेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। डन। अब इसके बाद क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो प्रॉपरली अडोप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। प्रॉपरली इन द सेंस एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट नहीं किया जाता है, जो इसके स्मॉलर पार्ट है, कुछ प्रोविजंस हैं, वो जो है ना एडोप्ट किए जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। अब कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं जो एडोप्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्रेम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। प्रेम्बल का मतलब क्या होता है, एक प्रीफेस बोल सकते हैं अपने, है ना, एक इंडेक्स बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो एडोप्ट किया जाता है। आर्टिकल 395 एडोप्ट किया जाता है ना, यानी 395 आर्टिकल्स एडोप्ट किए जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स में आर्टिकल 395 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 8 शेड्यूल्स भी एडोप्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रोविज़न है जो क्या है 26 नवंबर 1949 को एडोप्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ द प्रीएम्बल जो है ना वो इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑलरेडी इनेक्टेड हो गया। ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि एट द एंड प्रीएम्बल जो है वो एट द एंड में इनेक्ट किया गया, वंस द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑलरेडी बीन इनेक्टेड। डन। ये भी क्वेश्चन हो चुका। अब साथ ही साथ हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये एक ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे एससीज के यानी कि शेड्यूल कास्ट के, और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को। इनेक्ट का मतलब पारित करना किसी चीज़ को, है ना, थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, जिसके अंदर फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, है ना। फिर 26 नवंबर 1949 को सम पार्ट जो है वो एडोप्ट किया गया, जैसे प्रीएम्बल हो गया, 395 आर्टिकल्स हो गए, है ना, 8 शेड्यूल्स हो गए, ये सब लिए गए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलती है, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ओके। अब देखने को मिलता है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको एनफोर्स कैसे किया गया, उसको लागू कैसे किया गया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कुछ कुछ प्रोविजंस इसके, जैसे कि सम प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि सिटीजनशिप है ना, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलता है। इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, है ना। प्रोविजनल पार्लियामेंट, उस समय की पार्लियामेंट जो कि इलेक्टेड नहीं थी, राइट। हमने देखा था कि 1950 26 जनवरी 1950 के अंदर जो इनेक्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंटायरली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, बट वही बॉडी जो है ना एज अ ऑर्डिनरी और प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। तो वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट के प्रोविजन, साथ ही साथ टेम्पररी एंड द ट्रांजिशनल प्रोविज़न एंड द शॉर्ट टाइटल,
जिसके अंदर आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324 और ये जो आर्टिकल्स दिए गए ये सभी जो है ना 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिए गए थे। ये सारे आर्टिकल जो हम पहले भी देख चुके हैं, राइट। आर्टिकल्स ये रहे, बाकी प्रोविज़न हम पहले भी देख चुके हैं ना। प्रीएम्बल हो गया, आर्टिकल 324 हो गया, तो ये सब 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किए गए थे। साथ ही साथ जो रिमेनिंग प्रोविज़न थे ना, जैसे कि मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो आता है 2 मंथ लेटर ऑलमोस्ट, जो कि था 26 जनवरी 1950s के अंदर, है। तो रिमेनिंग जो ब्रॉडर प्रोविज़न है वो अपने को 26 जनवरी 1950s के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए इस डे को हम एज अ रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों रिपब्लिक डे के रूप में? क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, यानी रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो है ना आर द इलेक्टेड। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर दिया गया था मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स क्या होगा, इंडिया जो है ना वो अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली गवर्न किया जाएगा इंडिया को, है ना। जो ब्रिटिश के लॉज हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे आज से, इसीलिए इसको रिपब्लिक डे भी बोला गया था। 26 जनवरी को ही जो है ना स्पेशली चूजन एज ए, अब देखो 26 जनवरी ही 1950s क्यों चूज़ की गई, 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया, तो इसका एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है हिस्ट्री के अंदर। तो जब आप पढ़ेंगे कि 1930s के अंदर जो लाहौर सेशन देखने को मिलता है, दिसंबर 1929 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन देखने को मिलता है रावी नदी के किनारे, वहाँ पे एक मांग उठी थी जो कि थी पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग। उस दिन को वो रिजोल्यूशन था लाहौर सेशन जो कि प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तब उन्होंने इस डे को पूर्ण स्वराज डे की तरह डिक्लेयर किया था। तो उसी की लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए 26 जो है ना जनवरी को हमने रिपब्लिक डे डिक्लेयर किया। तो ये हिस्टोरिकल इसका कुछ बैकग्राउंड है, भाई यही डे हमने रिपब्लिक क्यों किया। 24 भी तो कर सकते थे जब साइन की थी सभी ने, है ना। तो ये कुछ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब कांग्रेस ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन रही थी तो उससे पहले ही कांग्रेस ने क्या किया, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की थी। ठीक है, उसका पर्पस क्या था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनने वाली है उसके लिए कुछ मटेरियल प्रिपेयर किया जाए। मटेरियल इन द सेंस क्या होता है, मटेरियल यानी उसके कुछ पार्ट्स, कुछ ऐसे प्रोविज़न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, है ना। किसके लिए, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, है ना, सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो मटेरियल प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी। इस कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स देखने को मिले थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, उनको चेयरमैन बनाया गया था, एम असफ अली, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.टी. शाह, डॉक्टर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के. संथानम एट्सेट्रा, ये सब उसके मेंबर देखने को मिलते थे। ठीक है, कमेटी जो थे ना उसकी 2 सीटिंग देखने को मिली थी अपने को। जनरली कमेटी की 2 सीटिंग देखने को मिलती है, एक दिल्ली में हुई थी और दूसरी बॉम्बे में हुई थी, है ना। दोनों जो है ना 1 जुलाई 20 से लेकर 22 जुलाई 1946 तक देखने को मिलती है दिल्ली वाली, और सेकेंड जो है ना इसकी वो बॉम्बे के अंदर देखने को मिलती है, 15 से 17 अगस्त 1946 के बीच में देखने को मिलती है, राइट। तो ये कमेटी बिठाई गई थी ताकि क्या हो, प्रॉपरली मटेरियल यानी कि प्रॉपरली प्रोविज़न जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो रेडी किए जा सकें। तो ये एक्सपर्ट कमेटी थी कांग्रेस की ओर से। साथ ही साथ हो गया, इस कमेटी के लिए ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने कुछ कमेंट भी की थी इस कमेटी के ऊपर। क्या कहा था इन्होंने कि ये जो कमेटी है ना कि इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी हो गया दैट सेट द इंडिया हो गया ऑन द रोड हो गया टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भी यही कहा था कि ये कांग्रेस की कमेटी है जो कहीं ना कहीं है ना प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के लिए बनाई गई है। इन शॉर्ट अपने इस तरीके से बोला जा सकता है। डन। तो ये थी एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस। इसके बाद हम देखते हैं सब टॉपिक्स। तो क्या होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी देखने को मिलता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनेक्ट तो कर दी, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना कैसे इनेक्ट की गई थी, राइट। तो इसके अब कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे, उन्होंने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है प्रॉपर वे में, राइट। क्रिटिसाइज़ किया है तो वो क्रिटिसिज्म हम देखते हैं। जैसे कि क्रिटिसिज्म में क्या बोला गया है कि सबसे पहला बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। डन।
फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि जो क्रिटिसिज्म करने वाले थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं की गई है लोगों के द्वारा, जैसा कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था पहले ही, पहले लेक्चर में हम देख चुके, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो क्या थी? पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। इसीलिए फर्स्ट क्रिटिसिज्म इस तरीके से भी आता है कि इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। डन। साथ ही हम देखते हैं तो इसको बोला जाता है इट इज़ नॉट अ सोवरन बॉडी। राइट, सोवरन बॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या है? सोवरन बॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि क्रिटिक्स जो थे उन्होंने इसी आर्ग्यू की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है ना, वो वॉज नॉट अ सोवरन बॉडी। क्यों? कि इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। क्योंकि हमने देखा था क्रिप्स मिशन, है ना, और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, उनके प्रपोजल से बनाई गई है। ये इंडियन जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंडियंस हैं, उनके प्रपोजल के थ्रू तो बनाई नहीं गई है। इसीलिए क्या बोला गया, इसको ऐसा बोला गया कि इट इज़ नॉट अ सोवरन बॉडी। सोवरन बॉडी का मतलब क्या है, क्या होता है? द बॉडी विच इज़ इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड बाई इट्स ओन पीपल। बट यहाँ पे तो क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसने बनाई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान था। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इट इज़ नॉट अ सोवरन बॉडी। अब बात करें टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोला गया इसको? क्योंकि पता है इस बॉडी जो था एकदम लेंदी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिपेयर किया। इसके अंदर हमने देखा था लास्ट टाइम में फैक्ट्स के अंदर कि 2 ईयर, है ना, 11 मंथ और 18 डेज़ के समथिंग हो गया इस बॉडी ने लिया था इनेक्ट करने के लिए। तो इसको एक लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग बॉडी भी बोला गया। इसी के तहत क्या होता है, एक नज़ीरुद्दीन अहमद थे, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कौन थे? नज़ीरुद्दीन मोहम्मद। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या कहा है, इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसको एक ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा है। क्या कहा है? ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्रिफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या होता है? ऐसी कमेटी जिसने बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन ली है इनेक्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थर्ड इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, जो कि है टाइम कंज्यूमिंग बॉडी। फिर बोला जाता है कि डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, ये भी बोला जाता है, क्योंकि हम देखते हैं मेजोरिटी इसके मेंबर्स क्या थे। क्यों ऐसा बोला जाता है? तो क्रिटिक जो है ना, चार्ज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी, है ना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मोस्टली द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ना, वो वन पार्टी बॉडी है, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे ना, तो मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, मेजोरिटी उसमें से जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ही देखने को मिले थे, है ना। इसीलिए उस बॉडी को क्या बोला जाता है, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। जैसे कि आप मेन आपको फैक्टर पता है कौन कौन है, सरदार पटेल, नेहरू, इनिशियली आम्बेडकर भी थे, है ना, और भी बहुत सारे मेंबर्स देखने को, इसीलिए उसको डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस भी कहा जाता है। फिर लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि मेजोरिटी आप देखेंगे जो लीडर्स थे वो कौन थे, या तो कोई लॉयर्स होगा, है ना, या तो क्या होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा। आप देखेंगे लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, यहाँ से आपको मेंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में, मोर और लेस, है ना। इसीलिए इसको लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेशन की बॉडी भी कहा जाता है। और लास्ट क्रिटिसिज्म जो कि बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म है, उसको बोला जाता है डोमिनेटेड बाय हिंदू। डोमिनेटेड बाय हिंदू का मतलब क्या है कि मेजोरिटी इसके मेंबर जो थे वो हिंदूज थे। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द वेरियस क्लास इतनी नहीं देखने को मिलती, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे, वेरियस सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, वो हम पहले भी देख चुके हैं फैक्ट्स के अंदर। पर मेजरली देखा जाएगा तो हिंदू डोमिनेंट थी, ऐसा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। ठीक है। लॉर्ड विस्काउंट हो गया, साइमन कॉल्ड इट एज अ बॉडी ऑफ अ हिंदू। जैसे कि लॉर्ड विस्काउंट है ना, ये भी एक मेंबर हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, हो सकता है लॉर्ड विस्काउंट हो गए, इन्होंने क्या होता है बॉडी ऑफ हिंदू भी कहा है इसको। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल हो गया, तो विंस्टन चर्चिल हो गया, उन्होंने कमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो गया रिप्रेजेंट ओनली वन मेजोरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। और विंस्टन चर्चिल ने भी यही कमेंट किया है, राइट। तो ये सारे कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इन्हें पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नॉट अ सोवरन बॉडी, क्रिटिक्स हैं। रियलिटी 100% है ऐसा कुछ भी नहीं है, रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, नॉमिनेटेड या डोमिनेटेड बाय द हिंदूज हो गए, ये सब क्रिटिक्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला फैक्ट्स ये है जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एलिफेंट हो गया,
वॉज एडॉप्टेड हो गया एज अ सिम्बॉल हो गया, सील हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। पहला फैक्ट के अंदर हम देख रहे थे कि सर BN राव हो गया, वॉज अपॉइंटेड हो गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हो गया और द लीगल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फिर साथ ही साथ HVR अयंगर हो गया, वॉज द सेक्रेटरी हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। साथ ही दूसरे भी आप देखेंगे नाम लिखे हुए हैं, प्रेम बिहारी रायज़ादा हो गया, वॉज द कैलीग्राफर हो गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ओरिजिनल वर्जन हो गया वॉज ब्यूटिफाइड हो गया एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट हो गया, जैसे कि नंदलाल बोस हो गया, बेहोर हो गया, सिन्हा हो गया, है ना, बेहोर सिन्हा हो गया, फिर नंदलाल बोस हो गया, जिन्होंने क्या आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं हमारे प्रीम्बल के और कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास देखने को मिलते हैं वही। साथ ही साथ द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन हो गया ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वॉज डन हो गया बाय द वसंत कृष्ण वैद्य, डन, और इल्यूमिनेटेड हो गया बाय द नंदलाल बोस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इतने, डन। आप एक बार गो थ्रू होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक की बात करें हम, तो लास्ट टॉपिक क्या है, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी का क्या प्रोविज़न है, हिंदी को लेके क्या प्रोविज़न है, इनिशियली थे कि नहीं थे और ऐड किए गए तो कब ऐड किए गए। तो हम बात करें ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना, उसके अंदर कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं थे विद रिस्पेक्ट टू द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि ओरिजिनली जो ड्राफ्ट किया गया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, है ना, और ओरिजिनली ऐसे कुछ प्रोविज़न देखने को नहीं मिलते। लेटर क्या होता है कि प्रोविज़न इन दिस रिगार्ड हो गया वॉज मेड बाय द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया 1987 के अंदर ऐड किए गए थे ये फैक्ट, ठीक है। अब क्या ऐड किए गए थे इसके अंदर, तो इट इंसर्टेड द न्यू आर्टिकल 394A इन द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द पार्ट 22 के अंदर हो गया आर्टिकल 394A इन द पार्ट 22 बाय 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के अंदर, है ना। अब उसके क्या प्रोविजन से हम देख लेते हैं। पहला था ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द हिंदी लैंग्वेज, डन, पहला ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। दूसरा, ऑल द अमेंडमेंट्स हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच अ पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेट इन इट। तो ये जो पब्लिकेशन आया था, जो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके पहले जो भी प्रोविज़न थे चेंज किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हिंदी में ट्रांसलेट होना चाहिए, और ट्रांसलेट होना चाहिए हिंदी का ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन द इंग्लिश। इंग्लिश में जो भी अमेंडमेंट मेड किए गए ना, उसका हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन होना चाहिए। साथ ही साथ द ट्रांसलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन द इंग्लिश। जो भी ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन किया जाएगा इंग्लिश में से, तो जो मीनिंग इंग्लिश में होता है सेम मीनिंग होना चाहिए हिंदी के अंदर भी, कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसी डिफिकल्टी अराइज होती है इस मैटर के अंदर, तो प्रेसिडेंट शैल कॉज हो गया द हिंदी टेक्स्ट हो गया टू बी रिवाइज सूटेबली। प्रेसिडेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो बोलेंगे कि प्रॉपरली उसको रिवाइज करो और सेम मीनिंग लेके आओ, डन। तो ये था हिंदी को लेके, जो कि ओरिजिनली पार्ट नहीं था, बट थ्रू द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के अंदर जो आर्टिकल 394A ऐड किया था, उसके थ्रू ये सारे प्रोविज़न हिंदी को लेके ऐड किए गए थे। इसके बाद हमें टेबल के अंदर कुछ फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे अलोकेशन ऑफ सीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भाई ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जो थी 11 हमने देखा था, उसके अंदर कितनी सीट थी ये हम देख चुके, 293। प्रिंसली स्टेट को 93 दी थी। चीफ कमिश्नर की प्रोविंस थी 4 देने को दी गई थी, और टोटल होती है 389। ये सब हम देख चुके। साथ ही साथ हो गया पार्टी वाइज देखें हम कि कौन कितनी सीट जीता था, तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208, और सेकंड थी वो मुस्लिम लीग थी 73, डन। और छोटी छोटी पार्टियां थी जिन्होंने की थी, बहुत सारी सीटें विन की थी, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दिया गया। साथ ही साथ कम्युनिटी वाइज बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मिली थी 163 स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। मुस्लिम की बात करें तो 80 थी, शेड्यूल कास्ट की 31 थी, फिर क्रिश्चियन, सिख, एंग्लो सब की सीट का बैकग्राउंड दिया गया, ये आप देख सकते हैं, डन। साथ ही साथ देखें हम कि दूसरे टेबल्स के अंदर भी कुछ डिटेल दी गई है, इससे आप एक बार गो थ्रू होएगा, सारे फैक्ट्स हैं और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जैसे स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एज ऑन December 31, 1947, कि हर एक स्टेट जो है कितने मेंबर थे, हर एक स्टेट से कितने मेंबर देखने को मिलते हैं। इसमें हाईएस्ट आप देख सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंस 55, और अभी भी 80 सीट लोकसभा की देखने को मिलती है यूपी से, है ना। फिर मद्रास 49 देखने को मिलती है ना। फिर बिहार 36 देखने को मिलती है, ये सब। फिर इंडियन स्टेट जो थे प्रिंसली स्टेट हो गया, उनका भी ब्रेकअप है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि
वेरियस सेशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो गया एट अ ग्लांस दिए गए, फर्स्ट सेकेंड से लेके 11 सेशंस तक उनकी डेट दी गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डन। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई टाइम टेकन बाय द फ्रेमर्स हो गया ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने तो लिया 2 साल 11 महीने 18 मंथ लिए थे, पर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके अंदर कितने आर्टिकल है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे यूएसए के अंदर ओनली 7 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, उन्होंने लेस देन 4 मंथ के अंदर बना दिया था। कनाडा की बात करें तो 147 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, उन्होंने 2 ईयर्स के समथिंग लिया था, 2.5 ईयर्स के समथिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आर्टिकल रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल हो गया, उसके अंदर क्या है, ये तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ क्या होता है कि हमारा जो सेकंड चैप्टर है जो कि मोस्ट थियोरेटिकल था लाइक फर्स्ट चैप्टर जो कि था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के साथ पूरा होता है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें इन शॉर्ट, अगर हमें देखना हो कि इस चैप्टर का क्रक्स क्या हो सकता है, तो क्रक्स यही है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फर्स्ट के अंदर हमने देखा कि क्या क्या प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए गए, कहाँ से लिए गए, वो फर्स्ट चैप्टर था। और सेकंड चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, किस तरीके से बनाई गई, किन किन ने इनके प्रोविजंस दिए, कौन कौन सी कमिटीज़ थी, मेजर कमेटी, माइनर कमिटीज़, और साथ ही साथ उसके क्रिटिसिज्म क्या थे, उसके प्रोविज़न क्या थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे, कब इनेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्यों 26 जनवरी ही लिया गया, लाहौर सेशन ऑफ 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारे फैक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मोर और लेस क्या ये भी फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक देखने को मिलता है। तो चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों स्ट्रिक्टली जो है ना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, सबसे ज़्यादा फैक्चुअल चैप्टर यही देखने को मिलेंगे आपको। डन। इसीलिए आप इन चैप्टर के अंदर इतना कोई अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो चैप्टर सब्सिक्वेंटली चालू होने वाले हैं, है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा, सेलियन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन, है ना, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल बाय आर्टिकल चलेंगे और एकदम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। राइट। बस तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और साथ ही साथ इस लेक्चर को भी एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेरी आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सजेशंस भी होते हैं तो भी आप वो दे सकते हैं जो हम हमारे लेक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। राइट। तो इसी के साथ एंड करते हैं हम चैप्टर को और लेक्चर को भी। जय हिंद।